एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है, जिसे स्टेपीज कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विथ वीके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान से किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला मानव व्यवहार, दूसरा कीड़े मकोड़े, तीसरा कोशिका और चौथा खंडकों की रचना। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कीड़े मकोड़े। एंटोमोलॉजी प्राणी विज्ञान का भाग है जिसके अंतर्गत कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मीन कौन सी है। मीन मतलब मछली। तो हमारे ऑप्शन है, पहला क्रेफिश, दूसरा सिल्वर फिश, तीसरा फ्लाइंग फिश और चौथा कटल फिश। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश समुद्री मछली का एक प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? समुद्री मछली का। जबकि क्रेफिश स्वच्छ जल में पाए जाने वाला केकड़ा है। वहीं सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट होता है जो पुरानी किताबों में पाया जाता है। और कटल फिश एक प्रकार का मोलास्का संघ का जीव है। अगला क्वेश्चन है, बिना धुली सब्जियों जैसे बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का क्या नाम है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला केचुआ, दूसरा फीता कृमि, तीसरा अंकुश कृमि और चौथा पिन कृमि। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फीता कृमि। फीता कृमि एक परजीवी होता है। क्या होता है? एक परजीवी होता है और यह मानव शरीर के आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर के आंत में पाया जाता है। यह साफ सफाई के अभाव में मानव शरीर में चला जाता है। ये सीधे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन अपनी संख्या में वृद्धि करके यह मानव शरीर को बीमार बनाता है। इससे बचाव के लिए खाना खाने से पहले हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए और कच्ची सब्जियां और कच्चे मांस नहीं खाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी में क्या शामिल है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी, तीसरा क्लोनिंग या फिर चौथा उपर्युक्त सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जैव प्रौद्योगिकी वह विषय है जिसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी द्वारा जीवों के जीवन तंत्र से संबंधित अध्ययन और समस्या के समाधान के लिए उपयोग किया जाता है। आजकल जैव प्रौद्योगिकी के विस्तार में क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और विविध विज्ञान को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ग्रेगर जॉन मेंडल, दूसरा जेबी लैमार्क, तीसरा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और चौथा ह्यूगो डी ब्रेज। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया था, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। किसका दिया था? आनुवंशिकता का नियम दिया था। आनुवंशिकता का नियम दिया था। जबकि जेबी लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों का नियम दिया था। उपार्जित लक्षणों का नियम दिया था। उपार्जित लक्षणों का नियम दिया था। और ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 206, दूसरा 208, तीसरा 210 और चौथा 300। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 206। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि शिशु अवस्था में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। शिशु अवस्था में कितनी पाई जाती हैं? लगभग 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं।
इसी से संबंधित एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है, जिसे स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो मानव शरीर की जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सतह से स्वेदन, स्वेदन को पसीना बहाना भी कहते हैं, तो शरीर की सतह से स्वेदन द्वारा जल की हानि किस पर निर्भर करती है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला केवल वातावरण के ताप पर, दूसरा केवल वातावरण के नमी या आर्द्रता पर, और तीसरा उपर्युक्त ए और बी या फिर किसी पर नहीं। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी। कहने का मतलब यह है कि शरीर की सतह से जब पसीना निकलता है और इसके द्वारा जब शरीर के जल की हानि होती है, यह वातावरण के ताप और वातावरण में जो मौजूद नमी होती है दोनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला स्टेरॉइड, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा प्रोटीन या फिर चौथा लिपिड्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अमीनो अम्ल की एक या अधिक लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। एंजाइम जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन का क्या कार्य है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला यह वसा को अम्ल में बदल देता है, दूसरा यह वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है, तीसरा यह स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, या फिर चौथा यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को खंडित कर देता है, यानी कि उसे तोड़ देता है और पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन का स्रवण जठर ग्रंथि से होता है। किस ग्रंथि से होता है? जठर ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो? हमारे ऑप्शंस हैं, शरीर में वसा का संचय होता है, दूसरा शरीर में प्रोटीन का संचय होता है, तीसरा रक्त में शर्करा का संचय होता है, और चौथा रक्त में नवजनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नवजनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। वृक्क यानी कि किडनी, इसके दो भाग होते हैं। जो बाहरी भाग होता है उसे कोटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी भाग को कोटेक्स कहते हैं। और जो इसका अंदरूनी भाग होता है उसको मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 20, दूसरा 36, तीसरा 46 या फिर चौथा 96। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 46। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, या फिर 23 जोड़े होते हैं। कभी कभी एग्जाम में जोड़े में पूछ लिया जाता है, तो 23 जोड़े। गुणसूत्रों को मानव के आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। आंशिक गुणों का वाहक कहने का मतलब कि कुछ चीज़ें या कुछ लक्षण या कुछ आदतें जो एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होती हैं, तो वह गुणसूत्रों की वजह से होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन डी या चौथा विटामिन के। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है, जबकि विटामिन के आँखों के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए आँखों के लिए, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसकी वजह से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। वहीं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी। जबकि विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं।
अगला क्वेश्चन है, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। सनसाइन विटामिन डी को कहते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश द्वारा शरीर को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन और चौथा विटामिन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। एंटीबॉडीज हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं और इनका निर्माण प्रोटीन से होता है। इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जाना जाता है। सबसे सरल एंटीबॉडी वाई आकार का होता है जो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसकी मदद से वायरस और बैक्टीरिया को उदासीन कर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला साइट्रिक अम्ल, दूसरा ग्लूटेमिक अम्ल, तीसरा अमीनो अम्ल या फिर चौथा एस्कार्बिक अम्ल। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो ये थे किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को याद रखिए, तैयार रखिए। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आप तक आगे भी पहुंचते रहें। और यदि आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो अकाउंट और पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।